490 डे इस बात के लिए नहीं बनाया गया था कि आप जाएं और अपने ससुराल वालों के खिलाफ, अगर आप पत्नी हैं तो, या पति के खिलाफ झूठा केस लगा दें और फिर उससे पूरा का पूरा परिवार परेशान हो। बदला लेने का हथियार नहीं है 490 डे। 490 डे उत्पीड़न के लिए किए गए एक अपराध के लिए रेमेडी है, एक सॉल्यूशन है। और ये बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया गया था, जिसका आज के टाइम में बुरी तरह से बिगाड़ खाता बना दिया गया है पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, और सबसे ज्यादा उन महिलाओं के द्वारा जिन्हें अपने ईगो या अपने द्वारा किए गए, अपनी जो पूरी की पूरी गृहस्थी है उसमें जो भूमिका उसकी थी, उसके अंदर वो संदिग्ध भूमिका में आ जाती है और अपने अपराध छिपाने के लिए सामने वाले को अपराधी घोषित करने की कोशिश करती है। इसके बारे में टिप्पणी की है बकायदा अपने जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर ब्रांच ने। और इस जजमेंट को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि किस तरह से इसका मिसयूज किया जा रहा है, पुलिस कहां पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, कैसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, कोर्ट उस इन्वेस्टिगेशन पे इतना रिलाय कैसे कर लेती है कि एक जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट करना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वहां पर पूरी की पूरी कानून की जो अवधारणा है उसकी पूरी की पूरी धज्जियां उड़ा दी जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ जो है पूरी तरह से बर्बाद दिखता है। और ऐसे झूठे केसेस के अंदर प्रोसीडिंग्स चलाना कितना सही है कितना गलत है, ये आज का जजमेंट आपको बताएगा। देखिए, पत्नी जो थी उसके खिलाफ पति ने ऑलरेडी तलाक डाल दिया था, बहुत लाने मनाने समझाने की कोशिशों के बाद। और सबसे बड़ी बात कि वैसे भी इस रिश्ते में संभावनाएं नहीं बची थी। कैसे एक पूरा का पूरा जो स्थिति थी उसको बिगाड़ कर और एक झूठे 490 डे में कन्वर्ट किया गया, बावजूद इसके कि पति पहले से तलाक इनिशिएट कर गया था। और वहां पर क्योंकि पत्नी इस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं पा रही थी कि तलाक ले लेने से उसको कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है, पर वो चाहती थी कि वो एक बदला ले। और यही होता है आज के टाइम में मैक्सिमम झूठे केसेस के अंदर। जैसा कि अगर आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इस बात को समझ पा रहे होंगे, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा कि बदला लेने की इंटेंशन से किया गया केस है, मगर कहीं भी राहत लेने की इच्छा नहीं है। बस किसी तरह से लंबी तारीखें चले, पति और ससुराल वाले आकर कोर्टों में बेइज्जत हो, और इसी सारी चीजों को ये जजमेंट ही रिवील करता है। पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये उम्मीद की कि आपको इसका मिसयूज नहीं पता होना चाहिए था, आपको इसका एप्रोप्रिएट यूज पता होना चाहिए था कि ये किस चीज के लिए 490 डे बनाया गया है। आप गई, आपका ईगो क्लैशिंग था, आपके अंदर बदला लेने की भावना थी, और इस वजह से कि आपने बहुत सारी गलतियां की थी इस गृहस्थी में, आपने जाकर ये सारा काम बिगाड़ दिया। ऐसा ही आपके छोटे केसेस में होता है। देखिए, यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण बात माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने ऑब्जर्व की। पहली चीज तो ये है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, इसको सीधा समझिए। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ नहीं करती झूठे केसेस में, सिर्फ एक एफआईआर दर्ज करने की खाना पूर्ति के अलावा उसके अंदर ये भी देखने की कोशिश नहीं करती है कि कितने मजबूत एविडेंसेस जो है वो आपके केसेस के अंदर मिले हैं या नहीं मिले हैं। आपके केसेस में इस तरह की कोई भी स्थिति अगर नहीं बन रही है तो कोर्ट को भी ये देखना पड़ेगा। ये दूसरी बात है कि दूसरा पहलू ये उन्होंने डिफाइन किया कि कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि भाई जो एफआईआर का कंटेंट है, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद डेवलप होता है, उसको कोर्ट को देखना पड़ेगा कि वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो। सिर्फ उसके अंदर कोर्ट कहीं किसी और डायरेक्शन पे चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ और हुआ है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने की जगह वहां पर इन तरह की चीजों को उलझा दिया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि जो पढ़ी लिखी महिला है उसको कानून के बारे में अगर पूरी जानकारी नहीं है तो कम से कम आधी अधूरी जानकारी से ये तो समझे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। और कोर्ट्स को सिर्फ केस चलाने से में इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, बल्कि कोर्ट को इस बात का इंटरेस्ट रखना चाहिए कि कोई किसी के खिलाफ झूठा केस तो नहीं लेके आ रहा है, ये तो एक ऑब्जर्वेशन ले। कॉग्निजेंस का सही तात्पर्य ये है। इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट से लेके गए हाई कोर्ट के जजमेंट भी कोर्ट किए बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर ब्रांच ने, और उसके अंदर ये सारी डिटेल्स दी कि देखिए इसमें बढ़िया बढ़िया लैंडमार्क जजमेंट हाल ही के वर्षों में आए हैं और इनको आपको यूज करना चाहिए था ऐसे लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए कि भाई आप इस तरह के झूठे केसेस लेकर और सिर्फ उद्देश्य लेकर आ रहे हैं कि अपने स्कोर सेट करना चाहते हैं,
अपने जो बदला लेने की जो भावना है उनको सामने वाले को झुकाने की इंटेंशन से ये केसेस ना लगे। कोर्ट इतनी इनसेंसिटिव नहीं हो सकती है कि उस बारे में नहीं सोचे। जो भी जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब वहां बैठे हैं वो इस चीज को पूरी तरह से ऑब्जर्व करें और इस चीज को पूरी तरह से समझें कि यहाँ पर एविडेंस से सपोर्टेड अगर कोई बात नहीं है, सिर्फ मेयर स्टेटमेंट बेस्ड चीजें हैं जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है किसी रिश्तेदार या पति के किसी भी क्रम से, क्योंकि ये क्राइम को एक्सपोज करता है केस और इसके अंदर एविडेंसेस से सपोर्टेड बातें होंगी। यहाँ कोर्ट ने सिर्फ जर्नल ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दिया, पत्नी के दिए गए स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्वेशन में रखा और पति और उसके ससुराल वालों का पूरा पूरा मैटर जो था वो पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, जबकि वो वहां एविडेंस दे रहे थे। महत्वपूर्ण बात ये भी बताई कोर्ट ने कि भाई जब पति क्रूअल्टी के आधार पर ये सारी चीजें अपने डाइवोर्स में बता रहा था तो आपको वहां कंसिडर करने में 490 डे में क्या दिक्कत थी। जैसे कि पत्नी की व्हाट्सएप चैट इसका सबसे स्ट्रांग और मजबूत आधार था कि पत्नी क्रूअल्टी का शिकार नहीं हुई, बल्कि पत्नी ने क्रूअल्टी की बातें की पति और उसके घर वालों के खिलाफ। कैसे? यहाँ पर पत्नी ने बहुत ही असंसदीय भाषा में बात की अपने पति से और उसके परिवार वालों के लिए व्हाट्सएप पे भद्दी भद्दी गालियों से भरी हुई और भद्दी भद्दी बातें उस पे कही, जो कि असल में समाज में किसी भी तरह से एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी एक पढ़ी लिखी महिला द्वारा। मगर उसके बावजूद उसने अपना सारा लेवल खो रखा था और इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण एविडेंसेस पति द्वारा दिए गए कि वो किसी भी तरह की स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं बता पा रही थी कि जो पति के सबूतों के खिलाफ जा सके, क्योंकि पति ने ये भी बताया कि उसके साथ कभी कोई मारपीट नहीं हुई। ये सबूतों के आधार पर बताया, कभी उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ और पत्नी ये बताने में पूरी तरह से फेल रही। दोस्तों, इस पूरे मैटर के अंदर अब मैं जो बोनस पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं उसके लिए अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं कि भाई ये आखिर ये चीजें कैसे फ्रेम की जाती हैं, तो इसके लिए आपको अपना एजुकेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा लीगल कंटेक्स्ट में। लॉ की पूरी समझ आपको रखनी पड़ेगी। एक अवेयर पार्टी ही अपना केस जीत सकती है, ये कोर्ट्स में कही जाने वाली कहावत है, क्योंकि जिस पार्टी की अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग है वो अपने केसेस को बहुत तेजी से बाहर निकालती है और इन केसेस को खत्म करने के लिए लड़ती है, ना कि लड़ने के लिए लड़ती है। हमारे कोर्सेज भी इस तरह की बानगी सेट करते हैं। स्ट्रांग आपकी जो पोजीशनिंग है केस के अंदर उसके अंदर आपको सेट करवाते हैं। आप इस बात का फर्क महसूस करते हैं कि आपके पहले जैसे रिजल्ट आ रहे थे वो यहाँ पर उससे बेहतर आ रहे हैं। ये जैसे 490 डे का मैटर मैं अभी इस मैटर में बात कर रहा था, इसके अंदर सबसे जरूरी बात अगर आपको कुछ दिखाई दे रही होगी तो एक बात जरूर दिख रही होगी कि आपका केस भी लगभग इसके आसपास ही है। पत्नी पढ़ी लिखी है, गलत सारी चीजें लगा रही है, पर इस चीज को प्रेजेंट कैसे करना है। कई बार होता है आप एविडेंसेस या तो टाइम पे नहीं लगाते हैं, या फिर कई बार होता है कि आप सिर्फ सामने वाले की बात को डिफेंड करते हैं, आप उसके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होते भी हैं तो फिर आपका प्रेजेंटेशन बहुत वीक होता है जो एविडेंसेस को सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। ये सारी चीज हमारे कोर्सेज में अलाइन की जाती है आपकी लीगल ड्राफ्टिंग के थ्रू, और इन कोर्सेज में बेसिक अवेयरनेस क्रिएट होती है कि आपका छोटे से छोटा पहलू भी आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकें। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है वो काफी कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, 6-6 8-8 महीने में ब्लास्टिक रिजल्ट्स अपने केसेस में लेकर आते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई श्योरिटी है, गारंटी है, पर हम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये करते हैं कि ये एक तरीके से आपकी लीगल अवेकनिंग है, जिससे कि आप अपने केसेस को अपने आप इन्फ्लुएंस करके और रिजल्ट ला सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं लूज है। आप अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर हमारी वेबसाइट है legallegalarz.com, वहां जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में है, मुझसे सलाह लेकर समाधान चाहते हैं, तो फिर हम कोशिश करेंगे जब आप हमें अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपका सॉल्यूशन निकाल सकें। अगर अब हम बात करें बोनस पॉइंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कई केसेस में जो सबसे छुपी हुई बात होती है उसके बारे में आपने ध्यान नहीं दिया। ये बात आपको पता नहीं होती और इसी का नुकसान आप भुगतते हैं। देखिए 490 डे जो है वो एक दिन में चांटा मारने या छोटी मोटी हाथापाई या छोटी मोटी गाली गलौज पे आधारित नहीं है। 490 डे की रियल परिभाषा ये है कि एक डिमांड वहां होनी चाहिए।
कि आप अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि तुम्हारे नाम से शादी के पहले से या शादी के बाद कोई संपत्ति है, प्लॉट है, मकान है या कोई ज्वेलरी है, वो हमें दे दो। उसके लिए की जाने वाली क्रूरता कि नहीं दोगी तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, और करना भी शुरू कर दिया, जैसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खाना नहीं खाने दे रहे हैं या फिर घर से बार-बार निकाल देते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें। वहाँ रेगुलर ये चीज़ें होनी चाहिए, यानी एक दिन का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, एक दिन बात होके रह गई और उसके बाद पति ने कभी इस तरह की डिमांड नहीं की या बाद में उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। तो इस आधार पर 490 डे नहीं चलता, यानी ये एक रूटीन बना हुआ होना चाहिए। इसमें 2 तरह की ग्रेव इंजरीज़ दिखनी चाहिए, या तो पत्नी के साथ इतनी बुरी तरह से मार-पिटाई हुई है, जुल्म हुआ है कि वो पूरी तरह से अपने जीवन की क्षति तक पहुँच चुकी है, या फिर वो इस तरह से उकसा दी गई है कि अब उसको जीवन जीने का जो है शौक खत्म हो गया है और वो अपने जीवन को समाप्त करने जैसा फीलिंग लाने लगी है। ये ग्रेव इंजरीज़ जब तक डिसाइड नहीं होती, पुलिस के पास कोई पावर नहीं है आपके खिलाफ एफआईआर डिसाइड करने का, और कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि इस तरह की झूठी एफआईआर्स पर पेश की गई चार्जशीट्स को बाकायदा लेकर और आपके केसेस को चलाने का। पर ज़्यादातर आप झूठे केसेस जो फेस कर रहे होते हैं, उनमें ये लगभग कॉमन सी बात होती है। इसी पर ही एज लेना है आपको 490 डे में। तो ये स्थिति बनाने के लिए आपको न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, और न्याय जो है वो सुलभ है, मगर दिक्कत यह है कि आपको किस तरह से गाइड किया जा रहा है, वो एक समस्या है। उस गाइडेंस के लिए ही खुद को अवेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।